हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को, जो कि हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। तो इसके पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम लोग के, और इस पे मीनिंग ये है कि मोर देन वन ऑप्शंस जो है इसके करेक्ट होंगे। तो हमें ए बी सी डी में से सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा इस पे चूज करना है। ओके, क्लियर? तो देखिए, ये रहा हमारा आज के पहला क्वेश्चन। कंसीडर अ वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट। एक वायर को कंसीडर करिए जिसपे कि स्टेडी करंट आई है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कंसीडर द चार्जेस इनसाइड द वायर। इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, दिस इंप्लाइज दैट। अब यहां पर क्या कहा गया है, समझिए इस बात को, कि हमने एक वायर को कंसीडर किया जिसपे कि स्टेडी करंट आई है। इसको प्लेस किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जो वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। कंसीडर द चार्जेस इनसाइड द वायर। अगर हम इसके जो अंदर चार्जेस हैं उसकी बात करें तो कंसीडर द चार्जेस इनसाइड द वायर। इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, दिस इंप्लाइज दैट। हमें यहां पर पता है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसका क्या मीनिंग है? ओके, तो देखिए यहां पर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय बी सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या ये रीजन है? या फिर सम चार्जेस इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ बी। या फिर इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। या फिर इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस एज्यूम्ड फिक्स्ड विद इन द वायर। तो इस पे हम लोग जो हमें बताना है वो ये बताना है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, उसमें कि स्टेडी करंट आई है और उसको हम लोग ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस कर दिया। कैसा है? यहां पर जो वायर है मान लीजिए ऐसी है, तो इस वायर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसी। ठीक है, करंट इधर है। तो अब हमें यहां पर क्या बताना है, देखिए कि कंसीडर द चार्जेस इनसाइड द वायर। इसके अंदर, इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उनको कंसीडर करिए। इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क। ठीक है, यहां पर वर्क नहीं करता किसी भी तरीके का। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है यहां पर कोई वर्क नहीं करता। कैसे? वो जो फोर्स लगेगा इन चार्जेस पे वो इनमें वर्क कैसे नहीं करेगा? ठीक है, क्या होगा? तो इसका इसका मतलब सही रीजन क्या है? पहला, मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय बी। कि जो मोशन ऑफ चार्जेस होता है इनसाइड द कंडक्टर वो अनअफेक्टेड बाय बी होते हैं, सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गड़बड़ है हमारा। जैसे इस पे लिखा कि मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय बी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अनअफेक्टेड नहीं होता, उनमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उनमें इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर ए वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद, इफ द वायर मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी। इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। तो यहां पर अभी वायर के मूव होने की तो बात ही नहीं है। वायर के मूव होने की बात है ही नहीं। ओके, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर बचा क्या? सम चार्जेस इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ बी। होता क्या है कि यहां पर जो कुछ हमारे चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से वो मूव होकर के आ जाते हैं, सरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस में मूव कर जाते हैं। ओके, फिर इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी। अगर वायर मूव करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी तो नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस। अगर हम उसको ये माने कि जो वहां पर आयंस है वो फिक्स्ड है विद इन द वायर। अगर हम लोग ये क्या माने कि जो हमारे आयंस है वो कैसे है? फिक्स्ड है विद इन द वायर, क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट नहीं तो कोई वर्क नहीं। फोर्स तो लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं, तो उनमें जो वर्क निकल कर आएगा वो जीरो निकल कर आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस, उसमें जो वर्क होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। बट कुछ चार्जेस होंगे जो इनसाइड द वायर, वो कैसे होंगे? मूव होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ओके,
तो ये बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा और डी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसका अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग a steady current I placed in a uniform magnetic field B, a wire carrying steady current I placed in uniform magnetic field B perpendicular to its length is given by this। ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसको अगर आप याद करें तो ये होता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये बनता है, याद आया? तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहां से हमारा जो इसका क्रॉस है, इसका मीनिंग ये होता है कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पर थीटा एल और बी के बीच का एंगल होता है, तो यहां पर दिया ही हुआ है कि एल और बी के बीच कैसा है एंगल, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एफ कितना हो जाएगा? एफ जो है वो हमारा यहां पर हो जाएगा आई एल बी। ये निकलकर आ गया। So the direction of force is given by Fleming's left-hand rule, and F is perpendicular to the direction of magnetic field B. Therefore, work done by magnetic force on the ions is 0. तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो फोर्स है वो इस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन निकल कर आया है वो 0 होगा। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स कैरी करंट आई इन एन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मीनिंग यानी कि अगर एक में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे में ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स है, कैरी करंट आई इन एन अपोजिट सेंस, अ सिंपल Amperian loop passes through both of them once, calling the loop as C। तो अगर इन कोएक्सियल लूप्स के थ्रू एक एम्पीरियन लूप को पास कराया जाए, एक साथ इनसे पास हो, तो यहां पर लेट सपोज हमने उस एम्पीरियन लूप को C कहा है, तो क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्या ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर हमारा क्या फॉर्म होना चाहिए? देखिए, जैसे कि इस पे जो हमारा ये वाला है, ठीक है, पहला वाला, ये क्या बता रहा है? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। फिर बी वाला क्या बता रहा है? द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट, इस पर कंप्लीट लूप इंटीग्रेशन है ये, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, यहां पर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस 2 म्यू नॉट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी, यानी कि सी को हम चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस ये कहना चाह रहा है इस तरीके से। उसके बाद देयर मे बी अ पॉइंट ऑन सी वेयर बी एंड डीएल आर परपेंडिकुलर। सी में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बी और डीएल परपेंडिकुलर होंगे। फिर है हमारा डी कि बी वेनिसेस एवरीवेयर ऑन सी, जो बी है वो सी में हर जगह पर कितना है? 0 है। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर हम इसकी अब बात करें तो देखिए क्या क्या कहा गया है। ये तो मैंने एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। अब इस पे आप देखिए कि इस पे क्या आंसर निकल कर आएगा। तो 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स हैं, बना दिए। ऐसा कोएक्सियल बना दिए, ठीक है, ये ऐसे कोएक्सियल बन गए। अब यहां पर जो इनमें करंट है, मान लीजिए एक में ऐसा है तो दूसरे में ऐसा है, दोनों अपोजिट सेंस में है। यहां से हमने क्या किया? एक सिंपल एम्पीरियन लूप को पास किया थ्रू बोथ ऑफ देम। तो इसके लिए हम एम्पीरियन लूप को जब पास कराएंगे तो लेट सपोज जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो कुछ पास होते हुए ऐसे गया, ठीक है, एम्पीरियन लूप ऐसे पास होते हुए इनसे गया। उसके बाद फिर अगर इसको मैं दोबारा बनाऊं तो और शायद समझ पे आ जाए, ये ऐसे गया इधर से इधर और यहां से कहीं से निकला होगा और फिर इस पे एंटर किया होगा, ये यहां से निकल के फिर ऐसे किया होगा। ये एम्पीरियन लूप है, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ऐसे बनाया कि इधर से एंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B, C, D, A, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर ये हमारा ये लिखा हुआ है माइनस और प्लस। ठीक है, इस तरीके से लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस प्लस टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर अब क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, याद करिए, एम्पीरियन लूप से पास होने वाले करंट की हम लोग बात करते हैं और हमें किसी और चीज से मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, किसी जगह पर अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर जो करंट है वो ऐसा है और इधर ऐसा है, यानी कि इस जगह पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमारा वो जो करंट की डायरेक्शन है वो उसका आंसर दे देगा, हाँ या ना? ठीक है, अब क्योंकि यहां पर हमारे जो एम्पीरियन लूप है वो कैसे हैं, इस तरीके से बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से हमारा एम्पीरियन लूप बना हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ सी रहेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस प्लस टू म्यू नॉट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी, यानी कि सी को हम लोग कैसे ले रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन वेयर इन, एक चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के वो मूव करता रहेगा जहां पर कि क्या हो, यहां पर हमें बताना है। ठीक है, पहला है ए ऑप्शन कि E इज इक्वल टू जीरो और B नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा है E नॉट इक्वल टू जीरो और B नॉट इक्वल टू जीरो, तीसरा है E नॉट इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो, और चौथा है E इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो। तो देखिए, हमें बताना है कि इन चार में से कहां कहां पर अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम एंटर करें इस तरीके के रीजंस पर, तो इनमें से किसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, और फोर्स वो जो लगेगा वो या तो इलेक्ट्रिक मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा, या मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट वहां पर इलेक्ट्रिक उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पे या उसके अपोजिट डायरेक्शन पे निकल कर आ ही जाएगा, जो कि उसके वेलोसिटी में चेंज ला देगा। ठीक है, उसकी जो स्पीड है उसकी उस पर चेंज ला देगा। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करी तो उस पर वो चेंज ला ही देगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर मौजूद होगी, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर मौजूद होगी वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। दूसरा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये डिपेंड करता है इस बात पर, जैसे कि क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तब तो उस पर फोर्स लगेगा, बट अगर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं होता। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद अगर उसमें चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो उसमें हमारा फोर्स एक्ट ना हो, और फोर्स एक्ट नहीं होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी जीरो हो जाए तो काम बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाए तो भी काम बन जाएगा। यानी डी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है ही। ई और बी दोनों जीरो है, तो जो हमारा लॉरेंट फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये दोनों के दोनों ही हमारे कैसे हो गए, इस पे जीरो हो जाएंगे और जो हमारा फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें जैसे कि E नॉट इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो, इस केस में ये हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है B इक्वल टू जीरो, तो ये तो हमारा जीरो हो गया, जबकि जो ये हमारा है ये वाला फोर्स ये अप्लाई होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब ये पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं। फिर आता है जैसे बी वाला ऑप्शन, इसमें क्या है, ई नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाँ, हो सकता है कि ये वर्क कर जाए। कैसे? हम मान लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स जो लग रहा है उस पर जीरो लग रहा है, तो क्यू ई
क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये बन जाएगा। अब ये हमने जीरो पुट ही कर दिया, तो ये जो अब बचे क्वांटिटी हमारी, इनको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, बी क्रॉस बी इस तरीके से। यानी कि ये जो यहां पर फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है कि E बाई बी एक कोई रेशियो निकल कर आएगा जो कि V के बराबर होगा। तो अगर ये रेशियो हमारा मेंटेन कर दिया जाए, E भी नॉट इक्वल टू जीरो और B भी नॉट इक्वल टू जीरो, और ये रेशियो मेंटेन कर दिया जाए, तो वो V वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा एक तरीके से वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया, जहां पर कि इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स पर कोई फोर्स नहीं लगेगा जब इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स एंटर करेंगे इस रीजन में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एक साथ हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाने के बाद उनकी वैल्यू को चेंज करके कुछ इस तरीके से कि रेशियो उस वेलोसिटी के बराबर आ जाए जिस वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है, तो ये भी वर्क कर जाएगा। उसके बाद आता है पहला वाला ऑप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से क्या हुआ कि उस पर तो फोर्स कोई लगेगा नहीं, बचा सिर्फ क्यू बी क्रॉस बी। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो भी जीरो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल है। तो ए बी डी ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हमारे इलेक्ट्रॉन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस पे। तो सो दैट अ फोर्स दैट डज नो वर्क मस्ट बी अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ऐसा फोर्स जो कि हमारा वर्क ना करे वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, ये चीज हमें शो करनी है। तो देखिए आइए इसको करते हैं। तो हमने मान लिया, लेट अस सपोज कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कह लीजिए या डीएल कह लीजिए, ये होता है डी एस डी एल, हमारे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो एफ डॉट डीएल ऐसे जैसे लिखा हुआ है, वर्क डन नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया बराबर जीरो के। ये किसके बराबर हो गया, जीरो के। अब एफ इस डीएल को हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट वी डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये निकल कर आ जाएगा एफ डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ मस्ट बी वेलोसिटी डिपेंडेंट विच अप्लाइज दैट एंगल बिटवीन एफ एंड वी इज 90 डिग्री। तो जो यहां पर मीनिंग है वो ये है कि इफ वी चेंजेस, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, देन डायरेक्शन एफ शुड ऑल्सो चेंज सो दैट एव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी कि हमें एफ डॉट वी को हमेशा जीरो रखना है, एफ डॉट वी को क्या रखना है, जीरो रखना है। यानी कि फोर्स और जो वेलोसिटी है हमारी, इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा हमारा, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी और फोर्स का, जिसकी वजह से क्या हो कि इसमें हमेशा जो फोर्स लगे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जिसकी वजह से जो वर्क डन हो वो हमारा जीरो हो जाए। यही रीजन है यहाँ पर कि फोर्स को हम यहाँ पर हमारे वेलोसिटी डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स भी जानता हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट जब होगा, यानी कि वो फोर्स पूरी तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी पे डिपेंड होने की वजह से जब वेलोसिटी चेंज होगी तो फोर्स अपने आप जो होगा अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लेगा और हमेशा मेंटेन करेगा वी और एफ को, इनके बीच की डायरेक्शन। क्लियर, समझ गए? तो इस तरीके से ये बनता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट I1, दो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर, इनमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है, एक में I1 और दूसरे में I2 फ्लो हो रहा है। आर अरेंज्ड एज सोन इन फिगर, द वन कैरिंग करंट I1, द वन कैरिंग I1 इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखी हुई है। द अदर कैरिंग करंट I2 is along a line parallel to the y axis, is along the line parallel to the y axis, इस y axis के पैरेलल रखा हुआ है।
वाई एक्सिस गिवन बाई एक्स इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू डी, यानी कि ये वाली जो है वो कहां पर रखा हुआ है, z इक्वल टू डी और x इक्वल टू 0, यानी कि इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट O2 बिकॉज, यहां पर ये O2 ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, बिकॉज ऑफ द वायर अलोंग द एक्स एक्सिस पर जो वायर है इसकी वजह से इस वायर में कितना फोर्स लगेगा हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग देखेंगे कि ये जो वायर है, ये वाली वायर यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं कि हमारी वायर है ये वाली वो प्लेस्ड है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इस पे फोर्स लगेगा। यानी कि पहले हमें निकालना होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर ये जो हमारा वायर है देखेंगे कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि जो फोर्स होता है हमारा वो होता है आई एल क्रॉस बी। ठीक है, यही फॉर्म होता है आई एल क्रॉस बी। तो हमें एल और बी के बीच का एंगल देखना होता है, उसको चेक करेंगे, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर इसको अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सिंपली देखिए, इन बायट सवेट लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी इज पैरेलल टू आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर के पैरेलल होती है, यानी कि आइडियल क्रॉस की जो डायरेक्शन निकल कर आएगी, आइडियल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन निकल कर आएगी उसी डायरेक्शन पर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहां से जो हमारा निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि आइडियल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हेयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I2, वहां पर ये क्या हो जाएगा कि आइडियल क्रॉस आर जो होगा वो बी के, यहां पर बी पैरेलल आइडियल क्रॉस आर, और या फिर आई क्रॉस के, जहां पर आई क्रॉस के जो हो जाएगा वो माइनस जे के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्शन होगी O2 के पास वो क्या होगी, अलोंग द वाई डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड एट O2 बिकॉज ऑफ द वायर अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी इज इक्वल टू जे क्रॉस माइनस जे, यानी कि 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ गया। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 is along the y-axis, the second wire is along y-axis and hence the force is 0। जो हम लोग ने क्या किया, सिंपली बड़ी सी कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट उसके फोर्स को देख लिया कि उसका डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन देख लिया, और जो एल की डायरेक्शन थी उसको चेक कर लिया, दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, एक ही एक्सिस में थी, जिसकी वजह से जो इनमें हमारा फोर्स निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम को करते हैं यहां पर, ये वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो द करंट कैरिंग लूप कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स ऑफ रेडियस आर lying in the positive quadrant of the xy, yz and zx planes with their center at the origin joined together. Find the direction and magnitude of B at the origin. हमें क्या दिया हुआ है कि एक करंट कैरिंग लूप है जिसपे कि 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स है, ओके, ऑफ रेडियस आर लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहां पर है, ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे। ठीक है, ये तीनों हमें प्लेन दिए हुए हैं विद देयर सेंटर एट द ओरिजिन, और तीनों के जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन में है, और वो भी कैसे है, ज्वाइंट टुगेदर। तो एक करंट कैरिंग लूप जिसमें कि 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स मौजूद है। क्वार्टर सर्कल क्या होता है, क्वार्टर यानी कि 1/4, और 1/4 कहां कहां पर मौजूद है, इसमें, इसमें और इसमें, प्लेन विद देयर सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐसे क्वार्टर, जैसे सर्कल होता है, सर्कल का ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्वार्टर कहलाता है। तो इसमें कैसे लूप फॉर्म हो रहा है, देखिए, एक तो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन अगर हम बनाए तो ये एक्स वाई और इधर जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, इसका सेंटर यहां पर है,
उसके बाद वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन ये वाला प्लेन होगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पर जेड एक्स प्लेन, यानी कि ये ऐसे, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है वो करंट कैरिंग लूप बना हुआ है 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्किल के मिलने से। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर। इनका जो रेडियस है वो कितना है, आर। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा और बड़ा करके बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये क्वाड्रेंट हो गया इसका, ये यहां से हो गया ऐसा, और ये वाला जो है वो बन गया ऐसा। ये हो गया एक्स जेड में, वो हो गया वाई जेड में, और ये नीचे वाला हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन में। तो ये अब तीनों जो रखे हुए हैं, हमें अब इनकी वजह से बताना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा एट द ओरिजिन वो कितना होगा। अब क्योंकि ये एक लूप है तो इसमें करंट हमारा एक ही डायरेक्शन पर हम मान कर चलेंगे कि फ्लो करेगा। तो मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, यहां से ये नीचे जाएगा, नीचे से इधर आकर ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो कितनी निकल कर आएगी, देखिए जो एक्सजेड पे रखा हुआ है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। जो वाईजेड में रखा हुआ है, वाईजेड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी वाईजेड की वजह से। और जो एक्स वाई पर रखा हुआ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे तरफ होगी। यानी कि तीनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और क्योंकि आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स है तो यहां पर इनका रेडियस आर होने की वजह से जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन तीनों की वजह से इंडिविजुअली निकल कर आएगी, वो भी बराबर होगी। वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इनको एक साथ रख लेंगे, ठीक है, फिर इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोग ने कर लिया। अब देखिए इस पे आगे, यहां से अगर इसको हम आगे देखें तो ये क्या बन जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ करंट कैरिंग कॉइल व्हिच सबटेंड एंड एंगल थीटा एट सेंटर इज गिवन बाय दिस। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई I थीटा बाई R। ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ये किस चीज का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड उस ऐसे आर्क की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला है जो कि एंगल थीटा सबटेंड करे सेंटर पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर पाई बाई 2 एंगल फॉर्म हो रहा है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, पाई बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा की जगह पर पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। और ये जो B1 की वजह से होगा, अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन वाली माने, ये एक्स वाई प्लेन, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर हमारी हो जाएगी ये B1 डायरेक्शन पर। ओके, उसके एक्स सॉरी ये हमारी एक्स वाई प्लेन पर जो थी उसको हम लोग ले रहे हैं अगर, तो एक्स वाई प्लेन पे देखिए, एक्स वाई प्लेन पर अगर हम लोग लेते हैं ये, अब इसकी करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसी ले ली थी तो इधर बन गई। अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेते इधर, ओके, अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेते इस पे तो ये इधर बन जाता। करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग इसको चेंज करके इधर से ऐसे ले लें, ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अब वो कैसी हो जाएगी, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन पर। तो ये जो हमने बनाया था इसको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पे इन्होंने ऐसे लिया तो ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद B2 की अगर हम लोग बात करें तो B2 क्या होगा, वाईजेड प्लेन की वजह से, तो वाईजेड प्लेन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी हमारी एक्स डायरेक्शन पर इधर। और जो हमारा ये है एक्सजेड प्लेन, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी। अब ये तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो इनकी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू पाई बाई 2 बाई आर था, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 भी नीचे आ गया डिवाइड में। उसके बाद सेम चीज यहां पर भी बन जाएगी, ये म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल और ये निकल कर आ गया। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 नहीं, म्यू नॉट बाई 4 है। उसके बाद फिर आगे जो अगला हमारा बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड तीसरे वाले की वजह से होगी, वो उसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा
तो अब ये तीनों के तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनको हम लोग इनका वेक्टर सम कर देंगे जो कि हमें ये दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक आई डायरेक्शन पर है, एक जे डायरेक्शन पर और के डायरेक्शन पर, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे वेक्टोरियली, ये निकल कर आ जाएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड को निकालने की बात होगी तो इसके मैग्नीट्यूड को भी फाइंड किया जा सकता है, बाकी रिजल्टेंट निकालने के लिए तो आपको समझ पे आ ही जाएगा। ओके, क्लियर। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।